नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही पावरफुल पोएम स्टॉर्म फियर को समझने वाले हैं। देखिए, ये कविता सिर्फ एक तूफान के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस डर के बारे में है जो हमारे अंदर बैठ जाता है जब हम दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। हम इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे और इसके पीछे छिपे हुए गहरे मतलब को जानेंगे। चलिए, इससे पहले कि हम कविता में जाएं, पहले कवि को थोड़ा जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के सबसे मशहूर कवियों में से एक हैं। उनकी खासियत ये थी कि वो बहुत ही आसान भाषा में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिखते थे, लेकिन उनकी बातों में बहुत गहराई होती थी। उनकी कविताएं अक्सर गांव, खेत और प्रकृति के बारे में होती हैं, पर वो असल में इंसान और प्रकृति के रिश्ते को टटोलती हैं। फ्रॉस्ट का जन्म तो 1874 में हुआ, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1915 में, जब उनकी कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन आई। उसके बाद तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला, जो लिटरेचर में एक बहुत बहुत बड़ा अवार्ड है। 1963 में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपनी कविताओं के जरिए वो आज भी जिंदा है। ये जानना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि वो किस दौर के कवि थे। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। क्या आपने कभी कभी भी प्रकृति के सामने खुद को एकदम लाचार महसूस किया है? शायद किसी भयानक तूफान में या बहुत तेज बारिश में? इस एहसास को याद रखिएगा, क्योंकि ये पूरी कविता इसी एक एहसास के इर्द गिर्द घूमती है। तो ठीक है, चलिए अब कविता की दुनिया में चलते हैं। पहले स्टैंजा में फ्रॉस्ट तूफान का माहौल तैयार कर रहे हैं, और ये कोई साधारण तूफान नहीं है। ये एक दुश्मन की तरह है जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कविता शुरू होती है, When the wind works against us in the dark। जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। Works against us। हवा सिर्फ चल नहीं रही, वो हमारे खिलाफ काम कर रही है, जैसे उसकी हमसे कोई दुश्मनी हो। फिर वो कहते हैं And pelts the snow। Pelts का मतलब होता है पत्थर की तरह फेंक कर मारना। तो ये कोई प्यारी सी बर्फबारी नहीं है, ये एक हमला है जो घर की खिड़की पर हो रहा है। और फिर देखिए ये कितना डरावना हो जाता है। And whispers with a sort of stifled bark, The beast, come out, come out। अब तूफान सिर्फ तूफान नहीं रहा, फ्रॉस्ट उसे एक बीस्ट कह रहे हैं, एक जंगली जानवर। और ये जानवर दबी हुई आवाज में भौंक रहा है और उन्हें बाहर आने के लिए ललकार रहा है। बाहर आओ, हिम्मत है तो बाहर आओ। सोचिए ये कितना खौफनाक मंजर होगा। यहाँ फ्रॉस्ट ने एक बहुत ही कमाल की पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया है, जिसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी बेजान चीज को इंसानी या जानवरों वाले गुण दे देना। जैसे यहाँ हवा को एक जानवर बना दिया गया है जो फुसफुसा भी सकता है और भौंक भी सकता है। इससे पूरा सीन जिंदा हो उठता है और डर कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर हम पहले स्टांजा को देखें तो हवा एक दुश्मन है, बर्फ एक हथियार है और तूफान की आवाज एक धमकी। फ्रॉस्ट ने तूफान को एक जिंदा खतरनाक जानवर बना दिया है जो घर पर हमला कर रहा है। माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब देखते हैं दूसरे स्टांजा में क्या होता है। अब कैमरा बाहर के तूफान से हटकर घर के अंदर आता है और हमें उन लोगों से मिलवाता है जो इस हमले को झेल रहे हैं। कवि कहते हैं, इट कॉस्ट्स नो इनवर्ड स्ट्रगल नॉट टू गो। नो, मतलब हमें बाहर ना जाने के लिए खुद से कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही। जाहिर है, कौन ही ऐसे तूफान में बाहर जाएगा। लेकिन अगली लाइन देखिए, आई काउंट आवर स्ट्रेंथ 2 एंड अ चाइल्ड। मैं हमारी ताकत गिनता हूँ, 2 बड़े लोग और एक बच्चा। बस इस एक छोटी सी लाइन में उन्होंने अपनी पूरी बेबसी और लाचारी दिखा दी है। आगे की लाइनें डर को और भी बढ़ा देती हैं। Those of us not asleep subdued to mark how the cold creeps as the fire dies at length। मतलब हम में से जो जागे हुए हैं वो बस चुपचाप ये देख रहे हैं कि कैसे ठंड धीरे धीरे अंदर क्रीप कर रही है, यानी रेंग रही है, और कैसे उनकी आग जो उन्हें गर्मी और सुरक्षा दे रही है वो धीरे धीरे बुझ रही है। क्रीप्स और डाइज, ये दोनों शब्द बताते हैं कि उनका बचाव अब कमजोर पड़ रहा है। तो इस स्टैंजा में हमें घर के अंदर की तस्वीर दिखती है। उनका जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास था वो बहुत नाजुक है, परिवार बहुत छोटा और कमज़ोर है। उनकी उम्मीद और सुरक्षा का प्रतीक यानी आग, वो भी दम तोड़ रही है, और ठंड एक घुसपैठिए की तरह है जो धीरे धीरे कब्जा कर रही है। डर अब सिर्फ बाहर नहीं रहा, वो घर के अंदर आ चुका है। और अब हम आते हैं कविता के आखिरी और सबसे दमदार स्टैंजा पर। यहीं पर आकर बाहर का डर मन के अंदर के डर में बदल जाता है। कवि बाहर देखते हैं, हाउ ड्रिफ्ट्स आर पाइल्ड। बर्फ के ढेर लग गए हैं, जैसे पहाड़ खड़े हो गए हों। आंगन और सड़क सब बर्फ के नीचे दब चुके हैं, और हालत इतनी बुरी है कि पास का खलिहान, जो एक जानी पहचानी सुकून देने वाली जगह थी,
वो भी अब बहुत दूर लग रहा है। मतलब वो दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। और यही इस कविता की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ असल में दो तूफान चल रहे हैं। एक बाहर का तूफान है, जिसमें बर्फ है, रास्ते बंद हैं, अकेलापन है, और इसी बाहरी तूफान की वजह से एक अंदर का तूफान खड़ा हो रहा है। शक का तूफान, उम्मीद के बुझने का तूफान, और दुनिया से कट जाने का तूफान। और कविता इन दिल दहला देने वाली लाइनों पर खत्म होती है। And my heart owns a doubt whether it's in us to arise with day and save ourselves unneeded. कवि कहते हैं, और मेरे दिल पर एक शक ने कब्जा कर लिया है कि क्या हम में इतनी ताकत बची है कि हम सुबह का सूरज देख पाएंगे और बिना किसी की मदद के खुद को बचा पाएंगे। डर अब तूफान का नहीं है, डर अब खुद की हिम्मत पर शक का है, डर अब मौत का है। तो इस पूरी कविता से हम क्या सीखते हैं? चलिए एक नज़र इसके मेन थीम्स पर डालते हैं। सबसे पहले प्रकृति की ताकत, जिसके आगे इंसान कुछ भी नहीं है। दूसरा, इंसान की कमजोरी। तीसरा, बाहर की दुनिया और हमारे मन के अंदर के डर के बीच की लड़ाई। और चौथा, कैसे मुश्किल हालात में हमारी उम्मीद और हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये कविता सिर्फ एक बर्फीले तूफान की नहीं, बल्कि जिंदगी के किसी भी तूफान की कहानी हो सकती है। मैं आपको बस इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। हमारा आसपास का माहौल हमारे अंदर के डर को कैसे बनाता और बिगाड़ता है? जरा सोचिएगा इसके बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें यही दिखाते हैं कि बाहर की चुनौतियां कैसे हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को जगा सकती हैं। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसे ही और लिटरेचर एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।